हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा लास्ट क्लास में हमने रिडबर्ग के बारे में बात करी थी। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट निकालना सीखा था हमने। रिडबर्ग का हमने फॉर्मूला क्या लिया था उसमें। अच्छा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब तुम लैम्डा को निकालोगे। लैम्डा मींस वेवलेंथ के बारे में जब तुम बात करने वाले तो रिडबर्ग कांस्टेंट वहां पे बहुत ज्यादा तुम्हारे काम आने वाला है। देखिए हमने क्या बोला था इससे पहले वाली क्लास में, 1/लैम्डा की वैल्यू क्या निकाली थी, आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यही ड्राइव किया था लास्ट टाइम। तो लास्ट फॉर्मूला ड्राइव किया था बेटा वो यही था। ठीक है, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। एक चीज तो ही निकाली थी। दूसरी बात हम क्या बोल रहे थे, डेल्टा ई क्या होता है, एच सी वाई लैम्डा। डेल्टा ई क्या है, एच सी वाई लैम्डा। मतलब तुम लैम्डा दो तरीके से निकाल सकते हो बेटा। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, अगर तुम्हें डायरेक्ट एनर्जी दी गई है, एनर्जी दी गई है मतलब ये एक एटम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होके गया ऊपर। ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जा रहा है। तुम्हें सिंपल क्या दिया था, मैंने क्वेश्चन दिया था, अगर n2 मूव कर रहा है या n2 आ रहा है, n2 जो इलेक्ट्रॉन है वो n2 से कहाँ आ रहा है, n1 में आ रहा है, तो बताइए कि एनर्जी कितनी होगी। ये क्वेश्चन था बेटा, कितनी एनर्जी वो रेडिएट करेगा अगर आएगा n2 से n1 में, या n3 से n1 में, n4 से n2 n3 कहीं पे भी अगर आएगा। तो हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो हायर शेल में जाएगा। यही बात कर रहे थे, ये सेल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, देन 4 5 6। ध्यान से समझना बेटा, एब्जॉर्प्शन और इमिशन का बहुत ज्यादा काम आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चंस में छोटे छोटे घुमा फिरा के तुम्हें पूछा जाएगा। तो पहले दो टर्म ध्यान से समझना है, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो हायर शेल पे जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से एक्साइट होगा और हायर शेल में चले जाएगा। ये बात क्लियर होती है। दूसरी चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर वो वापस री एक्साइट हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है n2 से n1 में आ रहा है, ये लिखा है n2 से n1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, डी एक्साइट हो रहा है। तो उस टाइम पे एनर्जी को रेडिएट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल ई। वो इतनी एनर्जी रेडिएट करेगा। कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, अगर हम माइनस कर दें n3 की एनर्जी से किसको, n1 की एनर्जी को, इन दोनों के बीच की गैप क्या रहेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, जिसको हम क्या बोल रहे थे, रेडिएशन बोल रहे थे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोला जा रहा था। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। अब डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आ रहा है, बताइए कितनी एनर्जी रिलीज हुई। n2 से n1 में आ रहा है, n2 से मतलब हायर सेल से लोअर सेल में आ रहा है, हायर शेल से लोअर शेल में आ रहा है। इसका मतलब क्या, एनर्जी रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज हुई या कितनी एनर्जी रेडिएट हुई, सिंपल सा बात हम बात कर रहे हैं एमिशन की। ठीक है, तो n2 ये n1 है, तो ये क्या निकलेगी, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस E2, जो भी एनर्जी का गैप होगा निकल जाएगा। ये इससे पहली क्लासेस में कर रखा हमने। ये अगर हम एनर्जी निकालेंगे तो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये हमने पहली क्लासेस में कर लिया। अभी मैं तुम्हें सिंपल सा बता रहा हूँ कि अगर अब तुम्हें दे दिया कि n2 से n1 में आने में सपोज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रेडिएट हुई, मतलब अभी डेल ई की वैल्यू तुम्हें दी है क्या, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइंड आउट वेवलेंथ। तो फाइंड आउट क्या कह रहा है, वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ आया तुम्हें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझ आया, देखना इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। मैं इन दोनों फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या यूज करेंगे। एक एटम था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी रेडिएट होगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डेल ई बोल रहे हैं। और ये इसने मेंशन किया यहाँ पे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब डेल्टा ई हमारे पास है, डेल्टा ई की वैल्यू है, और ये कह रहा है कि लैम्डा बताइए। ये तुम्हें एनर्जी दी गई है और पूछ रहा है क्या कि इसमें लैम्डा बताना है। तो क्या करोगे बेटा, ये वाला फॉर्मूला रख लोगे, एच सी बाई लैम्डा। एच और सी की वैल्यू तुम्हें पता है, एच क्या प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है, सी क्या स्पीड ऑफ लाइट है, ये तुम्हें पता है, डेल्टा ई की वैल्यू तुम्हें दी गई है 10.2, तो यहाँ से लैम्डा इजीली निकल सकता है। तो अगर एनर्जी मेंशन है, एनर्जी क्वेश्चंस में दी गई है, तो तुम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, डेल ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। किसके लिए, वेवलेंथ को निकालने के लिए, जहाँ पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ।
बट अगर ये ना दिया गया हो, बट अगर ये ना दिया गया हो तो मैं सिंपल सी बात बोलेगी हो कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n4 से n1 पे, n3 से n2 में, n4 से n1 में, ठीक है, तो क्या करोगे? तो फिर क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में जंप कर रहा है, अब एनर्जी नहीं दी है, तो ये जो रेडिएट एनर्जी है डेल ई, ये तुम्हारे पास नहीं है, तो तुमने क्या करना है? ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, जहाँ पे z तुम्हें एटम दिया रहेगा। जो z है, z मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर, और तुम्हें एटम दिया रहेगा। किस एटम की बात कर रहा है? जनरली हमने बात करी थी, जो भी हम पढ़ रहे हैं ये किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, लाइक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, हाइड्रोजन टाइप के एटम्स के लिए यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा तार लो। फर्स्ट फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम पे करा था, इसको तार भी लो एक बार। हो गया? अब देखिए बेटा, इसको भी हटा देता हूं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो रीएक्साइट भी होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा लोअर एनर्जी शेल पे ही क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। जैसे हमने बोला ये एटम था, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, ऐसे सेल्स आते रहेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा n इज इक्वल टू 1 है, ये क्या है? 2, ये 3, ये 4, ये 5। एनर्जी लेवल्स तुम्हें बताया था मैंने, इसकी एनर्जी कितनी रहेगी? -13.1। इसको लर्न कर लो बिल्कुल, अब बिल्कुल तरीके से होना चाहिए। -3.4, ठीक है। फिर क्या आएगा? -1.51, -0.85, और तुम्हें इसको निकालने का फॉर्मूला भी दिया गया था। एनर्जी निकालने के लिए हमने क्या बोला था? -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम इस फॉर्मूले से भी इसको एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। अब जो शेल्स मैंने ऐसे बनाए बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ है n2 में, n2 से भी n1 में आ सकता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चले गए n3 में, n3 से भी n1 में आ सकता है। अब चले गए n4 में, n4 से भी n1 में आ सकता है, ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रॉन ने इतनी एनर्जी गेन कर ली कि उस डायरेक्ट कहाँ चलेगा? n3 में जा सकता है, n4 में भी जा सकता है, n5 में भी जा सकता है। फिर जब वो रिटर्न होगा n2 से n1 में, n3 से n1 में, n4 से n1 में, n5 से n1 में, तो इसकी अलग अलग वेवलेंथ्स बनती है बेटा, इसकी अलग अलग वेवलेंथ बनती है। और ये क्या करेगा? यहाँ से जब वापस आएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा, और उस रेडिएशन को क्या बोला था हमने? उस रेडिएशन का क्या बना रहे थे? स्पेक्ट्रम बना रहे थे। जब एक इलेक्ट्रॉन हायर सेल से लोअर शेल में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, और उस टाइम पे जो भी एनर्जी वो एमिट करेगा बेटा, उसको हमने फोटोग्राफिक प्लेट पे देखा और उसके स्पेक्ट्रम बनाए। तो इस टॉपिक को हमने बोला था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये बोला था मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ाना टाइम की हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे। सेम चीज यही है, हम बात कर रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ वापस से, किसी भी एटम के पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के पास भी सेम है। तो हाइड्रोजन का जो एटम था वो जनरली ऐसा दिखता है। जब भी हम हाइड्रोजन के एटम की बात करते हैं, ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। ये इसका क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या रहेंगे? प्रोटॉन्स रहेंगे। इतना ही दिखता है। बट अगर इसने इतनी एनर्जी गेन कर ली कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चलेगा? सेकंड शेल में। फिर थोड़ी ज्यादा एनर्जी गेन कर ली, कहाँ चलेगा? थर्ड शेल में। बट ये वापस कहाँ आएगा? फर्स्ट में आएगा या सेकंड में आएगा, कहीं ना कहीं ये रिटर्न आने वाला है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब ये सेल्स को मैं सीधे लाइन में बता रहा हूँ, ठीक है। इन सेल्स को मैं सीधे लाइन में बता रहा हूँ तो समझना है इसको थोड़ा। देखिए ये हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट शेल है, एनर्जी लेवल n1, ये है n2, देन n3, देन n4, n5, n6, n7, ठीक है। ये एनर्जी सेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं। इसको बोल रहे हैं इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आता है, इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आता है, n3 से n1 में आता है, n4 से n1 में आता है, मतलब कहीं भी जा रहा है और रिटर्न कहाँ पे आ रहा है? n1 में। तो ये तुम्हें एक स्पेक्ट्रम दिखेगा बेटा, ये एक स्पेक्ट्रम तुम्हें देखने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ
कहाँ दिया था? N2 में, N3 में, N4 में, N5 में, N6 में, N7 में, बट ये रिटर्न हो रहा है और कहाँ पे आ रहा है? N1 में। हम क्या बोल रहे हैं, ये बात ध्यान से समझना बेटा, क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर सेल में चले गए थे, चले गए होंगे पहले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी और हायर सेल्स में चले गए थे। अभी रिटर्न आ रहे हैं, हायर सेल से रिटर्न आ रहे हैं, किसमें? n इज इक्वल टू 1 पे। फर्स्ट शेल में जब रिटर्न आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करेगी, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रम देखा गया था, एक साइंटिस्ट था लाइमन, ये स्पेक्ट्रम जो बना था, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी रिटर्न होगा n इज इक्वल टू 1 पे, तो ये जो स्पेक्ट्रम देखा था बेटा, वो देखा था लाइमन ने। लाइमन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ये पूरा स्पेक्ट्रम देखा था और इसकी स्टडी करी, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम देखा और इस स्पेक्ट्रम की क्या करी थी उसने? स्टडी करी थी। क्लियर है बात? ये बात तुम्हें समझ आती है? इनकी एनर्जी गैप भी मैं तुम्हें बता रहे थे, निकाल लेना वापस से अगर नहीं निकालना आता है, ठीक है। -3.4 -1.51 -0.85 ऊपर के निकाल लेना बेटा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के, तो जेड क्या रहेगा वहाँ पे 1। ये क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो पहली लाइन थी वो थी लाइमन। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन रिटर्न होता है N1 में, तो ये स्पेक्ट्रम देखे गए थे जिसको हम बोलते हैं लाइमन स्पेक्ट्रा, ठीक है। क्या बोलते हैं? लाइमन स्पेक्ट्रा या लाइमन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, तुम्हें ये पूरा बनाने के लिए नहीं आएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि आईडी में पूरा लाइमन सीरीज बनाओ, ये लाइमन सीरीज है, ठीक है। ये पूरी की पूरी सीरीज है, ये देखो N2 से N1, N3 से N1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, 7 से 1, ये पूरी की पूरी क्या है? एक सीरीज है। तुम्हें ये नहीं पूछा जाएगा IIT या मेडिकल में कि पूरी सीरीज बनाओ, बट ये पूछा जा सकता है, ये तुम्हारी क्या है? वेवलेंथ पूछा जा सकता है, लैम्डा। एक इलेक्ट्रॉन N2 से आ रहा है N1 में, एक आ रहा है N7 से N1 में, एक आ रहा है इनफाइनाइट से, N इनफाइनाइट है, कहां पे आ रहा है? N इज इक्वल टू 1 में। अब पूछा ये जाएगा बेटा इसमें कि लैम्डा बताओ, सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है, सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है? क्या क्वेश्चन आ रहा है? जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है N2 से N1 में, ये वेवलेंथ सबसे बड़ी है या N इनफाइनाइट ले रहा है? ये इनफाइनाइट है। जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से आ रहा है कहां पे? N1 में, तो इन दोनों में ही सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी रहेगी? तो हमने क्या बोला? वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला था डेल E इज इक्वल टू क्या था? hc बाई लैम्डा, hc बाई लैम्डा था, ठीक है। डेल E इज इक्वल टू क्या था? hc बाई लैम्डा था। और डेल E क्या था बेटा उसमें? ध्यान से समझना इस बात को। डेल E मैंने क्या बोला था? डिफरेंस था दोनों एनर्जीज का। तो जब ये डिफरेंस तुम निकालोगे, N2 से N1 का डिफरेंस जब निकालोगे, निकाला था N2 से N1 का डिफरेंस कितना आ रहा था? ये डिफरेंस कितना आ रहा था? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों ही एनर्जी लेवल का अगर हम ये बात करेंगे फर्स्ट वाले का, N2 से जब N1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा था? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से समझना इस बात को। अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो आराम से पॉज कर लो और देख लो 10.2 क्यों आया। सेकंड शेल की 3.4 है, फर्स्ट शेल की 13.1 है, तो 13 से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इससे पहली क्लासेस में मैंने तुम्हें इसका फॉर्मूला दे दिया है कि हम एनर्जी गैप कैसे निकालने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब N3 से N1 में अगर निकालोगे, N3 से अगर N1 में निकालोगे, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तुम्हें, ये बार बार वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर निकाल सकते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकालते हो तो सिंपल सी बात देखना, हमने 13 में से 3 माइनस किया था, ठीक है। अब हम 13 में से 1 माइनस कर रहे हैं, 1.5 माइनस कर रहे हैं, तो किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी? क्या बोला मैंने? एक बार हम 13.1 से माइनस कर रहे हैं 3.4 को, ठीक है। सेकंड टाइम में हम बात कर रहा हूँ 13.1 से माइनस करना है 1.5 को, तो किसकी वैल्यू आएगी ज्यादा? इसकी, ठीक है। मतलब डेल E किसका ज्यादा होगा? N2 से N1 का या N3 से N1 का? N2 से N1 का डेल ज्यादा होगा या N3 से N1 का? ऑब्वियस सी बात है, किसका डेल E ज्यादा होगा? N3 से N1 का डेल्टा E ज्यादा होगा। तो इनफाइनाइट से जब N1 में इलेक्ट्रॉन आता है, जब इनफाइनाइट से N1 में इलेक्ट्रॉन आता है बेटा, तो उस टाइम पे जो डेल्टा E होता है, डेल्टा E, ये मैक्सिमम होता है। ये जो एनर्जी गैप है ये मैक्सिमम रहेगा कब? जब इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ठीक है। मिनिमम कब रहेगा? जब यहाँ से यहाँ आएगा। समझ पा रहे हो बात को? ध्यान से समझ लो, इसको पूरे चार्ट को देख लो, करना क्या है। इस चार्ट को पूरा तरीके से देख लो।
N2 से N1 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। फिर N3 से N1 की एनर्जी को माइनस करेंगे, N4 से N1 की माइनस को करेंगे, ठीक है, मतलब सॉरी N4 से N1 की एनर्जी को माइनस करेंगे। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि धीरे धीरे जब हम माइनस कर रहे हैं, जैसे हमने बोला N2 से N1 10.2, अब अगर N4 से N1 को करोगे तो वैल्यू ज्यादा आने वाली है, ठीक है, 12 पॉइंट समथिंग के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। तो जैसे जैसे ये गैप बढ़ता गया तो डेल्टा ई इंक्रीज हो गया, डेल्टा ई क्या हुआ, बढ़ गया। तो अगर तुमसे पूछा वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा। इसका मतलब डेल्टा ई जहां मैक्सिमम होगा वहां लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा। जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से आ रहा था N1 में तो डेल्टा ई क्या था, मैक्सिमम था। इसका मतलब इसकी वेवलेंथ क्या होगी, इस टाइम पे मिनिमम होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन सी होगी बेटा, सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन सी होने वाली है, सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन सी होगी, जब N2 से इलेक्ट्रॉन आएगा कहां पे, N इज इक्वल टू 1 पे, ये वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी। इन सभी में सबसे बड़ी वेवलेंथ जो होगी वो यानी होगी बेटा ये फर्स्ट। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ध्यान से समझ लो इसको। डेल ई एच सी बाई लैम्डा, पूरा गेम इसी का है। जहां पे एनर्जी गैप ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां पे एनर्जी गैप ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, ठीक है। तो एनर्जी गैप यहाँ सबसे ज्यादा था तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। एनर्जी गैप यहाँ पे सबसे कम था N2 से N1 में, तो इसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी। तो लाइमन सीरीज में सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन सी रहेगी, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा N2 से N1 में। लाइमन सीरीज में सबसे बड़ी वेवलेंथ कहाँ पे होगी, वेवलेंथ यहाँ पे लिख लेना 2, मैक्सिमम वेवलेंथ N2 टू N1, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मैं लैम्डा ले लेता हूँ, ठीक है। और n इनफाइनाइट टू N1 में, जब n इनफाइनाइट से कहाँ पे आएगा, N1 में आएगा, तो ये क्या रहेगा, मिनिमम। इसमें मुझे लगता नहीं ज्यादा प्रॉब्लम होगी तुम्हें, देख लो एक बार ध्यान से। हो गया बेटा, ठीक। ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वैसे मैंने एक वीडियो से पहले दी थी जो, उसमें तुम्हें बताया गया होगा, लेकिन वापस तुम्हें ध्यान से देख लो इसको कैसे निकाल रहे हो, ठीक है। इसको तरीके से देख लो। ये पहली सीरीज है लाइमन, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आता है N1 में तो लाइमन सीरीज है। लाइमन की जो फर्स्ट सीरीज है वो क्या है, N2 से N1। फर्स्ट लाइन कौन सी है, N2 से N1, फर्स्ट लाइन। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कौन सी है, N2 से जब इलेक्ट्रॉन आया N1 में। लाइमन की लास्ट लाइन कौन सी है, जब n इनफाइनाइट से आया N1 में। जब n इनफाइनाइट से कहां पे आ गया, N1 में आया, तो ये क्या थी, इसकी लास्ट सीरीज थी। लाइमन सीरीज में वेवलेंथ किसकी सबसे ज्यादा है, जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आया। लाइमन सीरीज में वेवलेंथ सबसे कम किसकी है, जब n इनफाइनाइट से N1 में आया, ठीक है। एक तुम्हारे लिए होमवर्क है बेटा, सेम चीज लैम्डा कंपेयर करना है तुमने, ध्यान से समझना। लैम्डा कंपेयर करना है जब इलेक्ट्रॉन N3 से N1 में जंप कर रहा है, N3 टू N1, या इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सेकंड केस में N5 से N1। पहले में N3 से N1 में आ रहा है, सेकंड में N5 से N1 में आ रहा है। तो तुमने यहाँ पे लैम्डा कंपेयर करना है, किसकी लैम्डा ज्यादा होगी, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी सभी को, ठीक है। हटा दूं बेटा ऐसा, इतनी बात मुझे लगता है कि सभी को क्लियर होगी। सेकंड केस क्या था बेटा, अच्छा इसका एक काम कर रहे थे, इसको हटा रहा हूँ बेटा, ये सब उतार नोट कर लिया, इसको मैं यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ, ये नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, ठीक है। ये समझ आ गया डेली इसका रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉक्स में लिख लेना इसको, स्टार बना के लिख लेना इसको। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा उसको स्टार बना के लिख लेना, जिससे क्या होगा लास्ट 1 साल बाद या 2 साल बाद जब तुम्हें जरूरत होगी इसकी तो हाईलाइट होना चाहिए, हो डायरेक्ट जाके उसको पढ़ सको, ठीक है। ऐसा नहीं कि वापस से बुक्स में ढूंढने में लगे हो कि कहाँ गए भाई साहब। देखिए बेटा, इसके क्वेश्चन समझ आ गए, वेवलेंथ के क्वेश्चन आएंगे, डेल्टा ई के क्वेश्चन आएंगे, वेवलेंथ मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम, डेल्टा ई मैक्सिमम, डेल्टा ई मिनिमम, ठीक है। ये मैंने इस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे। और कौन सी सीरीज है, लाइमन सीरीज, ठीक। अब तुम्हें क्या बोल रहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है N2 टू N1,
अगर इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसके लिए देख हमने क्या बोला था, 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। देखो 1/λ r की वैल्यू सेम रहेगी। किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन का z क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1 का स्क्वायर 1/n1 1/n1। कहाँ इलेक्ट्रॉन है, n1 मतलब कहाँ इलेक्ट्रॉन आया है, कहाँ पे आ रखा है, n2 से क्या बोला हमने, n2 से n1 में आया है। कहाँ आया है, n1 में, इसका मतलब n1 क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस कहाँ से आया है 2 से आया है। कहाँ आया है, n1 में आया है, और कहाँ से आया है, n2 से आया है, 2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 1/λ r स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। क्या हो गया 1/1 माइनस 1/4। इसको फर्दर आगे करोगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 3/4 1/λ r, ये आ गया 4 माइनस 1 3/4, कितना निकल गया, ठीक है। 1/λ इज इक्वल टू r 3/4, 1/λ इज इक्वल टू r 3/4, कुछ भी नहीं है, सिंपल तुम्हें बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में जंप कर रहा है, इसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करो, ठीक है। तो हमें पता है ये बात कि वेवलेंथ का फॉर्मूला था 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर, जहाँ पे r क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, r z स्क्वायर अपॉन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहाँ पे n1 का मतलब है बेटा जहाँ इलेक्ट्रॉन आता है, और n2 का मतलब है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया था 1 पे, कहाँ से आया था 2 पे, तो हमने ये सॉल्व करा, तो आगे 1/λ r 1/1 माइनस 1/4, इसको सॉल्व करोगे 1/λ इज इक्वल टू r 3/4, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, हमारे पास क्या 1/λ, तो लैम्डा क्या निकल जाएगा यहाँ पे 4/3 r, ये निकल गया 4/3 r, ठीक है, 4/3 r हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। इतनी वेवलेंथ इसकी होगी, लैम्डा की वेवलेंथ कितनी है 4/3 r। थोड़ा और इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, इसको कहाँ पे लिखूं मैं, ठीक है, ऊपर का हटा देता हूँ, इसको उतार लीजिए बेटा, इसको नोट कर लो। फाइंड द वेवलेंथ इफ इलेक्ट्रॉन जंप n2 to n1, ये हो गया, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो r है, यहाँ पे क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 r, और 1/r की वैल्यू होती है, 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम। तो इसको जब यहाँ पे पुट करोगे तो इसकी वैल्यू तुम्हें निकल जाने वाली है, ठीक है। r की वैल्यू रख दो, 1/r की वैल्यू कितनी है 912 एंगस्ट्रॉम, तो इसकी वैल्यू रखोगे तो तुम्हें इसकी फाइनल वैल्यू पता चल जाएगी। इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं बेटा, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे समझ आ गया होगा, तुझे तुमको समझ आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से कैलकुलेशन करनी है इसकी, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा लैम्डा 4/3 और 1/900 कर लोगे इतना, इतना तो इजी, बस कैलकुलेशन करने है। तो हमने करा क्या बेटा, इसमें वैल्यूज तुम्हें मेंशन होगी। अब इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है, देखो तुम्हारा जो होमवर्क है वो क्या करना है, तुमने पहली चीज तो उसको पूरा सॉल्व करना। लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 r मैंने निकाल दिया, और 1/r की तुम्हें वैल्यू मैंने बता दी है 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये वाली वैल्यू निकलेगी, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकलेगी, ये अप्रॉक्स 1216 के आसपास आएगी, 1216 या 1260 के आसपास ये वैल्यू आएगी, इतने एंगस्ट्रॉम, समझ आया। जब तुम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे r की वैल्यू को, तो ये वेवलेंथ निकल जाएगी बेटा, ठीक है। n2 से n1 की वेवलेंथ निकल जाएगी, जो कितनी होगी अप्रॉक्स 1216 के आसपास होगी, ठीक है, 1200 के आसपास रहेगी, वो वेवलेंथ निकल जाएगी। अब तुम्हारा आज का होमवर्क क्या है, तुमने सभी वेवलेंथ निकालनी है। पहले क्या करोगे, एनर्जी, और इसमें कामचोरी मत करना बेटा, ठीक है। इसको निकालने लगोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तुम कैलकुलेटर यूज करो, कुछ भी करो, बट सबसे पहले इनकी एनर्जी फाइंड आउट करना। जैसे हमने इसकी कितनी बोली 13.6, इसकी बताई थी,
इसकी बताई थी, इन सभी की एटलीस्ट 7 तक, 7th सेल तक पहला काम तुमने एनर्जी निकालनी है, ठीक है। सेकंड काम क्या करना है, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, जैसे n2 से n1 में जंप कर रहा है, तो उनका डेल ई निकालना है, ठीक है। डेल ई का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, ये हमने क्या करा था, गैप निकाला था, ठीक है। तो इसका 10.2 था, ऐसी n3 से n1 में आएगा, n4 से n1 में आएगा, n7 से n1 में आएगा और n इनफाइनाइट से n1 में आएगा। तो इन सभी की तुमने वैल्यू निकालनी है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे कि सभी वैल्यू निकालना, कम से कम एक बार निकाल लेना, जिससे तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि जो मैंने बोला ये वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ये क्यों हो रही है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि इसमें जो डेल ई है वो सबसे कम है, मैक्सिमम डेल ई इसमें है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये तुम्हारा आज होमवर्क है बेटा। और ये सीरीज कौन सी थी, लाइमन सीरीज थी, ठीक है। ये कर लिया होगा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है बेटा। अगर तुम थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प करोगे, हमारी थोड़ी सी मेहनत करोगे, मेहनत इन द सेंस कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेटर तुम्हारे घर में पड़ा है, कैलकुलेटर अगर यूज करना है, ठीक है। नहीं भी पड़ा है तो फोन पड़े हैं सभी के पास, आराम से इसको कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी है। इतना तो मुझे लगता है कर ही लोगे, हमारे लिए कर लेना, खुद के लिए ना भी करो तो, ठीक है। आ जाओ, अब देखो, अब सेकंड टाइप पे हम क्या बोल रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, पहले 1 में आ रहे थे, अब आ रहे हैं n3 से n2 में। ध्यान देना, अब n1 में नहीं आ रहे हैं, ये सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है हाइड्रोजन की। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी थी, लाइमन सीरीज, जब n1 में आ रहे थे। अब n2 में आ रहे हैं, 3 से 2 में आए, 4 से 2 में आए, 5 से 2 में, 6 से 2 में, 7 से 2 में, इनफाइनाइट से 2 में। तो अगर इलेक्ट्रॉन 2 में आएगा, सेकंड शेल में आएगा, तो इसको बोला गया था बाल्मर सीरीज। एक साइंटिस्ट था बाल्मर, ठीक है, इसने ये सीरीज फाइंड आउट करी थी। जितने भी स्पेक्ट्रल लाइन थी, सबसे पहली स्पेक्ट्रल लाइन मिली ये थी बाल्मर, उसके बाद लाइमन मिली, जबकि n1 में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बट पहली कौन सी देखी गई थी, बाल्मर। जो कौन से साइंटिस्ट ने देखी थी, बाल्मर साइंटिस्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट, अब सिंपल है, सेम निकाल सकते हो, सब चीज सेम रहेगी। क्वेश्चन अगर पूछ लिया वेवलेंथ बताइए, n3 से n2 में आ रहा है, तो तुमने क्या करना है, 1/λ r/z², फिर n1/n2 का स्क्वायर माइनस अपन n1 का n3 का स्क्वायर। अब 2 में आ गई है, अब किसकी बारी है, 3 की। n4 से कहां पे आएगी, ये समझ आ रहा है बेटा? पहले 1 में आया था, अब इलेक्ट्रॉन 3 से लेके कहां पे आया था, 3 से कहां पे इलेक्ट्रॉन आया था, 2 में। अब कहां पे आएगा, 3 में। 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, 7 से 3। और इस स्पेक्ट्रल लाइन को ढूंढा था पाश्चियन साइंटिस्ट ने, इसको बोला जाता है पाश्चियन सीरीज, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चियन सीरीज, ठीक है। देख लो इसको, ध्यान से देख लो आराम से, लाइमन, बाल्मर, पाश्चियन। अब किसकी बारी है, 4th की है, चौक चेंज कर लेते हैं। अब आएगा 4th में, 5 से आया 4 में, 6 से 4 में, 7 से 4 में, ठीक है, इनफाइनाइट से 4 में। और इसको देखा था ब्रैकेट में, इस साइंटिस्ट का नाम था ब्रैकेट, तो इसको बोला क्या था, ब्रैकेट सीरीज, लाइमन, बाल्मर, पाश्चियन, ब्रैकेट, ठीक है। अब 4 में आ गया था, अब किसकी बारी थी, 5 की। 6 से 5 में आया, 7 से 5 में आया, इनफाइनाइट से 5 में आया, और इसको बोला जाता है पफंड या पी फंड, FUND। पी फंड बोला जाता है या फंड भी बोला जाता है, प्रोनाउंस कैसे भी कर सकते हो, PFUND, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है। तो पहली सीरीज कौन सी है बेटा, लाइमन, देन बाल्मर, पाश्चियन, ब्रैकेट, पेफंड, ठीक है। उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलने वाले लाइमन, बाल्मर, पाश्चियन से, ठीक। पेफंड के बाद कौन सा था, अब आएगा कहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 7 पे, सॉरी 6 पे। तो 6 में जो इलेक्ट्रॉन आया था, 7 से 6 में आएगा, या इनफाइनाइट से कहाँ पे आएगा, 6 में आएगा। इसको बोला गया था क्या, लाइमन हो गया, बाल्मर आ गया, पाश्चियन आ गया, ब्रैकेट आ गया, पेफंड आ गया। इसको हम्फ्री बोला जाता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, हम्फ्री। ये सभी साइंटिस्ट के नेम बेटा, सभी साइंटिस्ट ने अपने अपने नाम पे ये स्पेक्ट्रल लाइन बताई थी, ठीक है,
इस पे एक्सपेरिमेंट करके बताई थी, जो एमिशन थी, जो रेडिएट हो रही थी जो भी एनर्जी, उसको देखा गया था फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो सबसे पहला कौन सा सीरीज है, लाइमन सीरीज, देन बाल्मर, गाउसियन, ब्रैकेट, पफन और हैम्बुल। ठीक है, अब तुम्हें समझ आ गया होगा हम बात किसकी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब हायर शेल से लोअर शेल पे आ रहे हैं तो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, ठीक है, रेडिएशन निकल रही है। अगर किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन आता है N1 में, लाइमन, किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन आता है N2 में, बाल्मर, 3 में पाशियन, 4 में ब्रैकेट, 5 में पफन, 6 में हम्फ्री। ठीक है, ये है तुम्हारे मेन स्पेक्ट्रा। इसके बाद अभी बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आएंगे, क्या हम्फ्री के बाद भी कोई स्पेक्ट्रल लाइन है? तो यही है बेटा, स्पेक्ट्रल लाइन यही है। और एक कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। समझ आ गया? इतनी बात क्लियर है सभी को? ये बात सभी को एकदम क्लियर है? ठीक है, ये मेन लाइंस है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस तुमने मैंने बता दिया, एक तो लैम्डा के आएंगे, ठीक है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसके एनर्जी गैप ज़्यादा है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, तो जो मैंने होमवर्क देखा वो तो करना ही है बेटा, इसकी वेवलेंथ सबकी फाइंड आउट करनी है, लाइमन के लिए एटलीस्ट। ठीक है, इसके क्वेश्चंस होंगे और मैं तुम्हें इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब जो लाइमन सीरीज होती है बेटा, लाइमन रहती है यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलती है। जो लाइमन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है। जो ये है लाइमन, जो ये स्पेक्ट्रा बन रही थी, ये अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम बना रही थी। ठीक है, बाल्मर थी विजिबल, वो देखा था मैंने विजिबल वाला बीच में पार्ट 400 to 750, वही है। अल्ट्रा वायलेट थी विजिबल। बाकी इसके बाद जितनी भी थी बेटा, ये सब की सब आई थी, ये सब की सब आई थी इंफ्रारेड जोन में। सिंपल सी बात है, समझने वाली। लाइमन अल्ट्रा वायलेट, बाल्मर विजिबल स्पेक्ट्रा बना रही थी, और बाकी पास्चन, ब्रैकेट, फेंट और हेम्फ्री ये सभी के सब बना रहे थे इंफ्रारेड जोन पे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। ठीक है, हो गया बेटा, इसको नोट करो। इसके बाद इसको हटाऊंगा यहाँ से और एक सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हें दूंगा इसके बाद। इसको हटाऊंगा, इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा। यहाँ पे पहले लिख लेगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या था, 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया गया था बेटा। अब तुम्हें इस फॉर्मूले के अंदर पूछा गया है कि n1 क्या ले हम, n2 क्या ले। n1 क्या हो सकता है, n2 क्या हो सकता है। ठीक है, तो जब हम लाइमन की बात करेंगे बेटा, जब हम लाइमन सीरीज की बात करेंगे तो इसमें n1 हमेशा 1 रहेगा। लाइमन में जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/λ r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर जब यूज करेंगे तो लाइमन के लिए जो n1 रहेगा वो हमेशा n1 रहेगा, वो क्या रहेगा 1। n2 क्या हो सकता है, उसके बाद ऊपर जितनी भी n2 हो सकता है 2 3 4 अप टू सो ऑन। समझ पा रहे हो मतलब क्या बोल रहे हैं। n1 कहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा लाइमन के लिए, n1 का मतलब क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएगा, तो लाइमन के लिए n1 हमेशा 1 रहेगा। कहाँ से आएगा, 2 से आ सकता है, 3 से 4 से 5 से 6 से, कहीं से भी, तो n2 2 3 4 5 6 हो सकता है। बाल्मर के लिए n1 क्या रहेगा बेटा 2 और n2 क्या रहेगा 3 4 5 अप टू सो ऑन। पार्शियल के लिए n1 क्या रहेगा 3, ठीक है, और n2 क्या रहेगा 4 5 6 7 कुछ भी रह सकता है। ब्रैकेट के लिए n1 रहेगा 4 और n2 क्या रहेगा 5 6 7 8। इजी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। n1 का मतलब है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो n1 हमेशा लाइमन के लिए 1 रहेगा। n2 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बता दो बेटा इसे। चलिए, इतनी बात एकदम क्लियर है बेटा, एकदम से क्लियर है। अब कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है। ये क्वेश्चंस भी कभी कभी तुमसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा लाइन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। मतलब देखो, ये बोल रहे हैं
कि n इज इक्वल टू 6 से इलेक्ट्रॉन आ रहा है n इज इक्वल टू 1 में, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन n6 से जब n1 में आएगा तो कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन बन सकती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ आ सकता है। देखो इसको ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये 6, ठीक है। 6 से इलेक्ट्रॉन 5 में आ सकता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन 6 में चलेगा तो 6 से 5 में आ सकता है, ठीक है। 6 से यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बन सकती है, कितनी पॉसिबिलिटी है जब n6 से इलेक्ट्रॉन n1 में आएगा, ठीक है। न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, n6 से जब n1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। नंबर्स दे रहेंगे 2 3 4 100 15 16 कुछ भी तुम्हें टिक करना है। तो इसकी पॉसिबिलिटी एक बार समझ लो, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। n6 से n5 में आ सकता है, n6 से n4 में भी जा सकता है, n6 से n3 में भी जा सकता है, n6 से n2 में जा सकता है, 6 से 1 में जा सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 5 से 4 5 से 3 5 से 2 5 से 1, ये भी हो सकता है, ठीक है। 4 से 3 में जा सकता है, 4 से 2 में, 4 से 1 में, 3 से 2 में, 3 से 1 में, 2 से 1 में। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। स्पेक्ट्रल लाइन फाइंड आउट करनी है जब इलेक्ट्रॉन n6 से n1 में आ रहा है, तो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन जा सकता है, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बना सकता है। n6 से n5 में आ सकता है, 6 से 4 3 2 1, ठीक है। फिर 5 से जा सकता है, 5 से 4 3 2 1, ठीक है। 4 से 3 4 से 2 4 से 1 3 से 2 3 से 1 2 से 1, तो इतनी सारी स्पेक्ट्रल लाइन बन सकती है। टोटल कितनी हो रही है, 15 स्पेक्ट्रल लाइन हो रही है। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, अगर n6 से n1 में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो इसकी स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो सकती है, 15 स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती है। कितनी स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती है, 15 स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती है। अब इसके लिए फॉर्मूला भी है, सॉल्व करिए। n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई, देखो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, स्पेक्ट्रल लाइन निकालने की शॉर्ट ट्रिक है कि हम कैसे स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हैं। n2 माइनस n1 शॉर्ट ट्रिक हमेशा लर्न करनी है बेटा, विद इन सेकंड क्वेश्चन होते हैं। n2 माइनस n1, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2। जहाँ पे n2 क्या बोला था मैंने, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 6 से। कहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फर्स्ट में। n2 जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है 6 से, कहाँ आ रहा है, 1 में, प्लस 1 बाई 2। तो कितना हो गया, 6 माइनस 1 5, ये कितना हो गया 6। इसको सॉल्व करोगे कितना आया, ये 6 आया, ठीक है, इनटू ये कितना आया, 6 में से माइनस 1 5, फिर 6 कर दिया, अच्छा सॉरी ये 5 आएगा, ठीक है। 6 माइनस 1 5 इंटू 6 बाई 2, ठीक है। तो 6 5 से कितना हो गया 30 बाई 2, आंसर कितना आ गया 15। n2 माइनस n1, फिर ब्रैकेट है n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2। n2 ये जो मेंशन है तुम्हें जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो n2 क्या था हमारा 6, n1 क्या था 1, तो क्या हो गया 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, और यहाँ पे क्या था 6 माइनस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 6, तो 5 इंटू 6 30 बाई 2, तो कितना आ गया इसका आंसर 15। हमारा कितना होता 15। तो ये शॉर्ट तरीका, एक तरीका पूरा लॉन्ग करो तो दूसरा तरीका तुम सीधे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो एक दूसरा कर लेते हैं। अगर बोला गया n4 से n2 में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, n4 से n2 में इलेक्ट्रॉन आना है, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे n4 से n2 में। बेटा सॉल्व करो इसको। n2 कितना दे रखा है 4 माइनस 2 4 माइनस 2 प्लस 1 बाई, ये करना है तुम्हें सिंपल, ठीक है, सिंपल सा ये करना है। अब देखो यहाँ देखो 4 में से 3 में जा सकता है, 4 में से 2 में जा
कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 2 में आ रहा है तो कौन सी सीरीज की बात हो रही है बेटा, बाल्मर की, ये भी याद रखो। 4 से 3 में आ सकता है और ये 2 में जा सकता है, और क्या हो सकता है 3 से 2 में जा सकता है। ठीक है, इसको देख लो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये आया 2, ये कितना आया 4 में से 2 प्लस 1 3 बाई 2, 3 2 6 बाई 2, ये आंसर भी 3 आ रहा है। और यहाँ देखो ये भी 3 है, 4 से 3 में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 4 से 2 में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ठीक है, और 3 से 2 में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बन रही है 3। ये हमारा लॉन्ग वाला मेथड है, ये हमारा शॉर्ट मेथड है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1/2। तो इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं बेटा। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताइए जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है n7 से n1 में, ठीक है, या n5 से n3 में, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या इसका पूछा जा सकता है कि n4 टू n1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बताइए कौन से रीजन में आएगा। तो कौन से रीजन में आएगा, n2 में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो बेटा कौन सी सीरीज बनती है, बाल्मर, और तो कौन सा रीजन रहेगा, विजिबल रीजन। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए आप ये क्वेश्चंस करो और जो मैंने होमवर्क दे रखा है उसको प्रॉपर तरीके से करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।